हेलो दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटी के 100 सबसे बेहतरीन क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। बहुत मजा आएगा आपको। अगर आपने इन सभी 100 क्वेश्चन को सॉल्व किया तो पूरी की पूरी पॉलिटी आपकी बहुत जबरदस्त तरीके से रिवाइज होगी। और इसके अलावा दोस्तों कि केवल ये 100 क्वेश्चन नहीं है, बल्कि इनमें जितने भी ऑप्शन हैं उनको भी हम जो जरूरत होगा उसको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो कुल मिलाकर के 200 से 300 के बीच में आपके क्वेश्चन बिल्कुल तैयार हो जाएंगे ना। तो आप तैयार हो जाइए इन सभी क्वेश्चन को बिल्कुल पूरी तरीके से कॉन्शियस होकर के सॉल्व करने के लिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप रेडी हो गए होंगे। और ध्यान रखना है कि आपको जवाब जरूर देते हुए चलना है। आप ये फील करिए कि मैं आपके सामने हूं और आप मुझे जवाब दे रहे हो। ये उसके बाद ही आपको पूरा फायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो बिना देर के दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। इसके पहले मैंने आपको एक क्लास में 100 क्वेश्चन और करवाया है, तो उससे इतर ये 100 क्वेश्चन है ना, कॉमन नहीं है बल्कि वो अलग है। और इसके बाद ये 100 क्वेश्चन का क्लास है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा हमारा सबसे आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति प्रदान करता है। एक बात और है कि कल के जितने भी क्वेश्चन थे, जो कल वाले हमारे क्लास के जो 100 क्वेश्चन थे, उसमें जो क्वेश्चन थे वो थोड़े से दोस्तों इजी थे, लेकिन आज थोड़े स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है। बहुत टफ नहीं है लेकिन थोड़े से स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है। तो आपको मजा भी आएगा और सच मायने में उसके बाद अगर ये पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तब जाकर के आपकी पूरी पॉलिटी अच्छे से रिवाइज होती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति प्रदान करता है। देखिए यहां पे क्या कह रहा है कि जब भी हमारे देश में आपातकाल लगता है तो आपातकाल के दौरान वो कौन सा आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल है जो कहता है कि भाई मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जाएगा। तो ये दोस्तों आर्टिकल नंबर 359 है। 359 कहता है कि राष्ट्रपति के द्वारा बताया जाएगा कि कौन कौन से मौलिक अधिकारों को समाप्त किया जा रहा है। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि 20 और 21 निलंबित नहीं होते। आपातकाल के दौरान भी 20 और 21 निलंबित नहीं होंगे। ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में स्थापित किया गया, ठीक है, कि 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होंगे। राष्ट्रपति कहेगा तब भी नहीं निलंबित होंगे। बाकी जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा बताया जाता है आपातकाल के दौरान कि भाई हम इस मौलिक अधिकारों को निलंबित कर रहे हैं। लेकिन वो चाह करके भी 20 और 21 को निलंबित नहीं कर सकता। और एक आर्टिकल है दोस्तों 358, और 358 कहता है कि आर्टिकल नंबर जो 19 है, आर्टिकल नंबर जो 19 है, ये अगर देश में आपातकाल का आधार युद्ध या बाह्य आक्रमण है तब तो यह निलंबित हो जाएगा 19। लेकिन अगर आंतरिक अशांति के आधार पे है या सैन्य विद्रोह के आधार पे, उसी शब्द के स्थान पे सैन्य विद्रोह शब्द है, तब भैया ये 19 निलंबित नहीं होगा। ये 358 में कहा गया है। तो 358 के चक्कर में आप ना भी पढ़े, लेकिन ये याद रखना है कि 359 में ये कहा गया है कि 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की बैठक के दौरान प्रारूप समिति या मसौदा समिति कब गठित हुई थी? तो जब संविधान सभा अपना वर्क कर रही थी, संविधान बनाया जा रहा था, तो उस टाइम जो हमारी प्रारूप समिति है, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, जिसके अध्यक्ष ये अंबेडकर साहब थे, तो आपको पता है कि इसका गठन पूछा जाता है एग्जाम में, कि कई बार पूछा गया है कि इसका गठन कब हुआ था। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो क्या है? 29 अगस्त 1947। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? आपको पता है हमारे संविधान में एक आर्टिकल है 108, और 108 कहता है कि जब दोनों सदनों में सामान्य गतिरोध उत्पन्न होता है, सामान्य विधेयक पर, दोनों हाउस में यानी लोकसभा और राज्यसभा में, अगर किसी बिल को लेकर के सामान्य तरीके से गतिरोध उत्पन्न होता है, गतिरोध उत्पन्न होने के बाद राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, अगर राष्ट्रपति चाहे तो राष्ट्रपति के द्वारा क्या होगा? संयुक्त बैठक बुलाया जाएगा, यानी कि ज्वाइंट सिटिंग होगी, ज्वाइंट सिटिंग होगी। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुला सकता, बल्कि वह क्या करेगा? मंत्रिपरिषद की सलाह पर ज्वाइंट सिटिंग को बुलाता है। तो जब ज्वाइंट सिटिंग होती है तो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर को एक ही हाउस में बैठा दिया जाता है, और इस दौरान उसकी अध्यक्षता कौन करता है? क्योंकि अलग अलग में लोकसभा की अध्यक्षता तो लोकसभा करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, और
राज्यसभा की अध्यक्षता तो राज्यसभा का सभापति करता है, यानी कि उपराष्ट्रपति करता है। लेकिन जब ये दोनों एक ही में बैठेंगे तब इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो सबसे पहले आपको बताना है कि इसकी अध्यक्षता कौन करेगा। तो इसका सही जवाब है लोकसभा का अध्यक्ष। लेकिन सवाल यह है कि अगर अध्यक्ष भी ना हो तब इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो सवाल इसका जो जवाब होगा दोस्तों, उपाध्यक्ष। लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है ना, वो जब अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा। लेकिन अगर उपाध्यक्ष भी ना हो तब राज्यसभा का उपसभापति करेगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे, पहले अध्यक्ष, अध्यक्ष ना हो तो उपाध्यक्ष, और उपाध्यक्ष भी ना हो तो उपसभापति। लेकिन सभापति नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो सभापति होता है वो बाहरी व्यक्ति होता है ना। आपको पता है सभापति कौन होता है राज्यसभा का? जो उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति किसी भी हाउस का सदस्य नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन पर व्यवस्था से संबंधित है? यानी जो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र हैं उनके शासन प्रशासन से संबंधित कौन सा हमारे संविधान का भाग है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों भाग नंबर 10। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। भाग नंबर 10। और भाग नंबर 11 में क्या है? तो भाग नंबर 11 में जो है वह केंद्र और राज्यों के संबंध की बात है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ा गया था? तो आपको पता है हमारे संविधान में कुल 5 कर्तव्य, कुल 11 कर्तव्य है, 11 कर्तव्य। और 11 कर्तव्य में 10 जो है वो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। 11वां कर्तव्य कौन सा है जिसे बाद में जोड़ा गया? तो पर्यावरण का संरक्षण करना, माता पिता द्वारा बच्चों को स्कूल भेजना, राष्ट्रीय एकता बनाए रखना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। दोस्तों ये सभी के सभी पहले से ही थे। इसमें जो बाद में जोड़ा गया वो माता पिता या अभिभावकों के द्वारा अपने बच्चों को स्कूल भेजना। तो सवाल ये भी है कि ये कब सर जोड़ा गया था? ये जोड़ा कब गया था? ये कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था 11वें कर्तव्य के रूप में। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन सा मतदान प्रणाली उपयोग की जाती है? जब राष्ट्रपति का मतदान होता है तो उसमें कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो एक तो होता है दोस्तों गुप्त मतदान से होता है। गुप्त मतदान आप ध्यान रखना, मतदान। तो हमारे भारत में जितने भी मैक्सिमम चुनाव होते हैं केवल संसद में अगर किसी बिल पर वोटिंग होती है तो वो खुला होता है, अदरवाइज गुप्त मतदान होते हैं। लगभग सभी मतदान जो होते हैं वो कैसे होते हैं? गुप्त मतदान। तो राष्ट्रपति का चुनाव भी गुप्त मतदान है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहते हैं या एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति भी कहते हैं। हस्तांतरणीय, एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति या एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ठीक है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति या एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति कहते हैं इसी को। तो ये हो जाएगा एकल संक्रमणीय मत पद्धति या एकल। अच्छा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व भी होता है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व भी होता है। इसके जो जवाब होते हैं वो दोनों हो सकते हैं, लेकिन इसका जो ज्यादा सही जवाब है एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें होता है दोस्तों कि जैसे कि वोटिंग का एक कोटा होता है, अगर उस कोटे को अगर आप फुलफिल नहीं करते तो सेकंड राउंड में काउंटिंग होती है, और इसमें जो सबसे कम मतदान पाता है उसका वोट ले करके दूसरों को दे दिया जाता है। तो ये थोड़ी जटिल प्रक्रिया है, मैं राष्ट्रपति वाले क्लास में बताया हूं, इसको समझाया हूं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, बस याद कर लेना है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। आगे बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा संशोधन सहकारी समितियों के गठन से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट। अभी तक मैंने जितना भी क्वेश्चन आपको बताया उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन दिखाई देता है। सहकारी समिति दोस्तों मोदी सरकार जब से बनी है 2014 से, उसके बाद से लगातार सरकार के द्वारा उस पर जोर दिया जा रहा है कि सहकारी समितियों को आगे बढ़ाया जाए, सहकारी समितियों को आगे बढ़ाया जाए। सर ये सहकारी समितियां क्या होती हैं? जो ग्रुप में पैसा मिला करके काम करते हैं उनको सहकारी समिति समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो सहकारी समितियां, सरकार इसको बड़ा प्रमोट करती है, बहुत मतलब एक तरीके से ब्याज, कम ब्याज या बिल्कुल जीरो ब्याज पर उनको पैसा वगैरह मिलता है जो समूह वगैरह में काम होता है ना। इसके बारे में मैं आपको किसी क्लास में बहुत अच्छे से बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है तो आप इसको रट लेना। मेरी सलाह है कि बिल्कुल रट लेना आप ना, बिना किसी लाग लपेट के रट लेना। तो ये संशोधन करके, सरकार के द्वारा ही संशोधन करके दोस्तों 97वां संविधान संशोधन 2011 में किया गया, और इसके तहत सहकारी समिति, जैसे एक आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 19, तो आर्टिकल नंबर 19 में आपने पढ़ा होगा कि पहला जो क्लॉज है इसमें दोस्तों एक है ग,
ग यानी कि सी, इसमें कहा गया है कि संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता होगी सबको। और इसी में आपको एक मौलिक अधिकार है सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है। इसके अलावा 43 में भी बढ़ाया गया है। तो कुल मिलाकर के आप याद कर लेंगे कि 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत सहकारी समितियों के गठन की बात कही गई थी, आप इसको याद कर लेंगे। आगे है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी, जिसे हम लोग कैग कहते हैं, की नियुक्ति कौन करता है? तो सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? और सीएजी के बारे में आर्टिकल भी आपसे बार बार पूछा जाता है, 148 इसका आर्टिकल है, आप याद कर लेंगे। और इसका जो सही जवाब होगा वो कौन होगा? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित नहीं है? यानी कि आपसे पूछ रहा है कि समानता का अधिकार कौन सा नहीं देता। तो समानता का अधिकार दोस्तों, जो समानता का अधिकार है, ये 14 से लेकर के 18 तक के जितने भी आर्टिकल आते हैं वो सब के सब क्या है? समानता प्रदान करते हैं, हमारे भारत में समानता स्थापित करते हैं ना। जो भी आप 14 से 18 तक के आर्टिकल पढ़ेंगे ये सभी समानता की बात करते हैं। तो इसमें से कौन सा एक नहीं है? तो ये 19 वाला नहीं है, क्योंकि 19 में स्वतंत्रता की बात कही गई है, समानता की बात नहीं कही गई है। तो ये ध्यान रखना है कि 19 जो है ये समानता की बात नहीं करता। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? अब यहाँ पे धर्म प्रस्तावना में आपको पता है कि एक शब्द जोड़ा गया समाजवादी। कौन सा शब्द जोड़ा गया? समाजवादी। दूसरा शब्द जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, इसी को कहते हैं, एक ही बात है, पंथ निरपेक्ष। इसमें शब्द को लेकर के टेक्निकली थोड़ा सा इसमें अंतर है, धर्मनिरपेक्ष भी इसी को कहते हैं। पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष दोनों को एक ही बात कहा जाता है ना। इसमें टेक्निकली थोड़ा सा अंतर होता है कि जब हम धर्म को कर्म से, क्योंकि भारतीय कल्चर में कर्म से इसका अर्थ देखा जाता है, तो यहां पर कुछ लोग इसका अर्थ गलत निकालते हैं, इसलिए ज्यादा सही जो होता है वो पंथ निरपेक्ष माना जाता है। हालांकि आप दोनों ही शब्द यूज कर सकते हैं। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। कौन सा शब्द जोड़ा गया? अखंडता। तो ये 3 शब्द प्रस्तावना में बाद में जोड़े गए। प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, और कौन सा संशोधन हुआ है? 42वां संविधान संशोधन 1976। और यही आपसे पूछा गया है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? केवल और केवल भारतीय नागरिकों को। तो ध्यान रखना है कि जो 15 है, जो 16 है, 15, 16, जो 19 है, जो 29 है और जो 30 है, इसके द्वारा प्रदत्त जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। अदरवाइज इनसे इतर जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो सब भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं। तो ये पूछ रहा है कि आपको वो मौलिक अधिकार बताना है जो केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त हो। तो लोक नियोजनों में अवसर की समानता, ये आर्टिकल नंबर 16 में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आपको पता है 21 में है। किसी भी धर्म को मानने और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, तो ये किस में है? ये आर्टिकल नंबर 25 में है, 25 में है। मानव दुर्व्यापार होगा ये, मानव दुर्व्यापार का प्रतिषेध, और मतलब कि मानव का खरीद फरोख्त नहीं होगा, ये किस आर्टिकल में है? ये आर्टिकल नंबर 23 में है। और ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा है जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को है? तो इसमें से कोई सा भी है, 15, 16, इसमें एक ही आर्टिकल कॉमन है, 16, जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इसका मतलब सरकारी नौकरियों में कोई भी विदेशी व्यक्ति दावा नहीं कर सकता। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? वित्त आयोग, दोस्तों वित्त आयोग का जो गठन है ये आर्टिकल नंबर 280 के तहत होता है। और वित्त आयोग का जो गठन करता है, वित्त आयोग का जो गठन करता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। कितने वर्ष पर? प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। क्लियर है? अब जो वित्त आयोग चलेगा वो 2026 से लेकर के 2031 तक, 2026 से लेकर के 2031 तक। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा संवैधानिक पद नहीं है? संवैधानिक पद का मतलब होता है कि वह पद जो संविधान में, मूल संविधान में पहले से ही दिया हुआ है। तो उपराष्ट्रपति का, मुख्य सचिव का, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का। तो आपको पता होगा, आपने उपराष्ट्रपति के बारे में भी पढ़ा होगा, आर्टिकल्स पढ़े होंगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में भी पढ़ा होगा आपने, इसके अलावा नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में भी पढ़ा होगा। तो जो मुख्य सचिव होते हैं दोस्तों, ये संवैधानिक पद नहीं है, है ना, संविधान में इसकी चर्चा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति किससे प्रेरित है?
न्यायिक समीक्षा क्या होता है? जब विधायिका के द्वारा जब विधायिका के द्वारा क्या होता है, कानून बना दिया जाता है, कोई भी परिवर्तन किया जाता है, संविधान संशोधन किया जाता है, या कोई नया कानून बना दिया जाए, या किसी कानून को समाप्त किया जाता है, तो न्यायपालिका उसकी जांच करती है कि क्या ये विधायिका द्वारा किया गया कार्य संविधान सम्मत है या नहीं। यानी संविधान की जो मूलभूत भावना है, कहीं विधायिका के द्वारा बनाया गया कानून हमारी भावना, जो संविधान की भावना है, वह उसके खिलाफ तो नहीं है। और न्यायपालिका जब आश्वस्त हो जाती है तब कहती है कि हाँ ये सही है। अगर न्यायपालिका को लगा कि ये संविधान के भावना के खिलाफ है, तो न्यायपालिका के द्वारा उसे कैंसिल कर दिया जाता है, उसे रद्द कर दिया जाता है। और इसी जो प्रक्रिया है, इसी को न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया कहते हैं। और यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया है, ये हमने कहां से ग्रहण किया है। तो ये दोस्तों अमेरिका के संविधान में भी अमेरिका के न्यायपालिका की भी यही शक्ति है। और अमेरिका की जो न्यायपालिका है, सबसे पहले उसने ही जुडिशियल रिव्यू करना स्टार्ट किया था। तो इसलिए अमेरिकी संविधान आप बताएंगे। क्लियर है? और ध्यान रखना है कि जो ब्रिटेन का न्यायपालिका है वो बहुत ही कमजोर है, बहुत कमजोर है। ब्रिटेन की न्यायपालिका बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। और न्यायपालिका यानी ब्रिटेन में जो सुप्रीम कोर्ट के जज भी होते हैं, वह जो वहां की राज्यसभा के सदस्य होते हैं वही जज बनते हैं। तो ब्रिटेन में जो संसद है वो सर्वोच्च है और न्यायपालिका बहुत कमजोर है। लेकिन अमेरिका में न्यायपालिका बहुत स्ट्रांग है। भारत में संतुलन स्थापित किया गया है, न तो संसद बहुत स्ट्रांग हो पाए न तो न्यायपालिका। लेकिन फिर भी हम तुलना करते हैं तो तुलनात्मक रूप से हमारे यहाँ की न्यायपालिका थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हैं। ये आपको याद हो गया होगा। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित दोस्तों भाग नंबर 4 में 36 से लेकर के 51 तक के आर्टिकल डीपीएसपी हैं, जो हमने आयरलैंड से लिया है। भारत के विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? किसी भी भारत में विधान परिषद, कहने का मतलब यह है कि देखिए, जैसे केंद्र में लोकसभा होता है, केंद्र में कौन होता है? लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है। केंद्र में जो संसद होती है उसके 2 हाउस है, एक लोकसभा है और दूसरा हाउस कौन सा है? राज्यसभा है। ऐसे ही लोकसभा की जगह पे जब हम राज्य में देखते हैं तो विधानसभा होती है, और राज्यसभा की जगह, लोकसभा की जगह विधानसभा, और राज्यसभा की जगह पे विधान परिषद होती है। क्या होती है? विधान परिषद। इन दोनों को सम्मिलित रूप से संसद कहते हैं। क्या कहते हैं? संसद। हालांकि इस संसद का तीसरा अंग राष्ट्रपति भी होता है। और इन दोनों हाउस को मिलाकर के क्या कहते हैं? विधानमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? विधानमंडल। विधानमंडल। तो ये दोनों मिलकर विधानमंडल, ये विधानसभा और विधान परिषद मिलकर विधानमंडल होते हैं। देखिए, जो विधान परिषद है ये हर राज्य में कंपलसरी नहीं होता, कंपलसरी नहीं होता। इसमें मेंबर कितने हो सकते हैं? विधान परिषद में मेंबर कितने हो सकते हैं, यही पूछ रहा है आपसे। विधान परिषद में, विधानसभा में नहीं। तो पहले विधानसभा में आप जान लीजिए कि विधानसभा में कितने मेंबर हो सकते हैं। तो विधानसभा में बताया गया है कि अधिकतम जो मेंबर हो सकते हैं वो 500 हो सकते हैं। किसी भी राज्य में 500 से ज्यादा मेंबर नहीं होंगे विधानसभा में, ये संविधान में बताया गया है। और कम से कम कितने होंगे? तो ये तो अधिकतम है, कम से कम 60 होंगे, 60 से कम किसी में नहीं होंगे। हालांकि अपवाद भी है, जैसे सिक्किम है, जैसे कि दोस्तों नॉर्थ ईस्ट के गोवा वगैरह है, तो इनमें थोड़ा सा अपवाद है, आप ध्यान रखेंगे। लेकिन 60 से कम नहीं होंगे, ऐसा संविधान में बताया गया है। अब यहां पे जो विधान परिषद है, विधान परिषद में कितने मेंबर हो सकते हैं? तो विधान परिषद में कहा गया है कि जिस भी राज्य में विधानसभा में जो मेंबर होंगे, किसी भी राज्य में जो विधानसभा में मेंबर होंगे, उनका 1/3। कितना? 1/3। तो जिस भी राज्य में विधानसभा में जितने मेंबर होंगे उनका 1/3 होगा, तभी उतने ही संख्या विधान परिषद में रखी जाएगी। जैसे मान लीजिए किसी राज्य की विधानसभा में 300 मेंबर है, विधानसभा में कितने मेंबर हैं? 300। तो वहां की विधान परिषद में, जैसे किसी राज्य की विधानसभा में 300 मेंबर हैं, तो वहां की विधान परिषद में 100 से ज्यादा नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि विधानसभा का 1/3 ही आप रखेंगे, 1/3 से ज्यादा नहीं रख सकते। तो यहां पर इसका जो सही जवाब होगा विधानसभा का 1/3। बिल्कुल आप याद कर लेंगे। राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल के दौरान हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं? महाभियोग कहते हैं। और महाभियोग की प्रक्रिया किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 61 में है। आगे बढ़ते हैं।
भारत में पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? हमारे संविधान में जो पहला संशोधन किया गया दोस्तों, वह 1951 में किया गया था, जो पहली अनुसूची जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? यानी कि वो अधिकार जो गैर नागरिकों को भी मिले। तो अभी मैंने क्या बताया था कि 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल और केवल किसके लिए है? भारतीयों के लिए है। तो इसमें से वह अधिकार जो विदेशियों को भी प्राप्त है, ये केवल भारतीयों को है, और बाकी भारतीयों को भी है और विदेशियों को भी है। तो यहां पे कह रहा है कि जो विदेशियों को भी प्राप्त है, तो 15, 16, 19 और 29 और 30। तो यहां पर दोस्तों जो 21 है ये विदेशियों को भी प्राप्त है, बाकी जितने हैं वो केवल और केवल भारतीयों को मिलेंगे, विदेशी उस पर दावा नहीं कर सकते। भारत में संघीय ढांचे का आधार क्या है? जो हमारे यहाँ संघात्मक व्यवस्था है सर, संघात्मक व्यवस्था क्या होता है? जहां पे 2 स्तर की सरकारें होती हैं, एक केंद्र स्तर की सरकार और दूसरी है राज्य स्तर की सरकार। तो जहां पे 2 स्तर की सरकारें होंगी उसे हम लोग क्या कहते हैं कि भैया ये तो संघात्मक व्यवस्था है। और संघात्मक व्यवस्था का आधार क्या है? देखिए, शक्ति का जो पृथक्करण कहलाता है ना, शक्ति का पृथक्करण अपने पैरेलल जो शक्ति बढ़ती है उसे शक्ति का पृथक्करण कहते हैं। जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। केंद्र के स्तर पे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ऐसे ही राज्य के स्तर पे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो जब इस तरीके से शक्ति का बंटवारा होता है, अपने एक लेवल पर शक्तियों को बांट दिया जाए तो उसे शक्ति का पृथक्करण कहते हैं। लेकिन हम क्या जान रहे हैं? हम संघीय व्यवस्था जान रहे हैं, तो इसे शक्ति का पृथक्करण नहीं कहेंगे, इसे शक्ति का विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति का विभाजन कहते हैं। लेकिन जब शक्ति का विकेंद्रीकरण शब्द हो तो ये और भी अच्छा हो जाता है। शक्ति का विकेंद्रीकरण, इसका सही जवाब दोनों ही हो सकता है, इसमें कोई गलत नहीं है। दोनों में से जो भी ऑप्शन में हो आप दोनों ही टिक कर देंगे। लेकिन जो ज्यादा सही है, शक्ति का विकेंद्रीकरण ज्यादा सही है। यानी कि शक्तियों का इस तरीके से विभाजन हो जाए कि जो पावर है वो बिल्कुल एक जगह केंद्रित न रहे। तो इसका ज्यादा सही आंसर ये होगा, लेकिन इसको आप गलत नहीं कह सकते। कहने का मतलब यह कि दोनों में से कोई भी एक शब्द हो, आप दोनों में से किसी भी एक को टिक कर देंगे। यहाँ पे ऑप्शन बनाने में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है, तो अब ये ध्यान रखेंगे कि दोनों ही सही है। इसका आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाता है? शिक्षा का अधिकार है, इसको मौलिक अधिकार मिल गया। तो किस संशोधन को मिला था दोस्तों? 86वां संविधान संशोधन 2002। और इसको आपको पता है कि शिक्षा का अधिकार बना दिया गया किस एक्ट के द्वारा? तो ये किस आर्टिकल के द्वारा? तो आर्टिकल नंबर 21A जो है ये शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो आपसे पूछ रहा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। किस आर्टिकल के तहत करता है? तो 324 जो आर्टिकल है ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? प्रस्तावना को, अभी मैंने बताया था कि प्रस्तावना को केवल एक बार संशोधित किया गया है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों की स्थापना से संबंधित है? तो उच्च न्यायालय की स्थापना आपको पता है, जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी स्थापना दोस्तों 124 में है। आर्टिकल नंबर 124 है। ठीक है, तो इसमें 90 जोड़ेंगे तो 214 आएगा। कितना आएगा? 214। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? 214। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का उल्लेख कहां किया गया है? संघीय शब्द का उल्लेख कहां पर किया गया है? क्या प्रस्तावना में, अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 368 में? कहीं नहीं। तो संघीय शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है, इतना आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद की शक्तियों को परिभाषित करता है? यानी कि संसद की जो पावर है उसको बताता है, कौन सा वो आर्टिकल है? तो क्या 245 है, 246 है, 248 है, या ये सभी हैं? तो इसका सही जवाब होगा ये सभी हैं। ये सभी आर्टिकल जो हैं ये संसद को पावरफुल बनाते हैं और संसद को वरीयता देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? जजों की जो नियुक्ति होती है इसको हम लोग कोलेजियम प्रणाली कहते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया था? तो पंचायती राज आपसे पूछ रहा है, क्या 73वां, 74वां, 86वां, 97वां? तो जो इसमें सही जवाब है 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो पंचायत। और जो 74 है इसमें है नगर पालिका। क्या है?
नगर पालिका, नगर पालिका है, ठीक है, नगर पालिका। इसके अलावा जो 86वां संविधान संशोधन है ये शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। आगे बढ़ते हैं। 97वां संविधान संशोधन इसमें पूछ रहा है, तो ये सहकारी समिति है। क्या है? सहकारी समिति, सहकारी समिति। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के लागू होने के समय उपलब्ध था परंतु वर्तमान में मूल अधिकार से हटा दिया गया है? तो ये दोस्तों क्या शोषण के विरुद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है या संपत्ति का अधिकार है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? संपत्ति का अधिकार। और इसे कब हटाया गया था? मौलिक अधिकार से कब हटाया गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया और आर्टिकल नंबर 300A में शिफ्ट किया गया। कहां शिफ्ट किया गया? आर्टिकल नंबर 300A में। भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन मतदान करता है? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन मतदान करता है? केवल राज्यसभा के सदस्य, केवल लोकसभा के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, विधानसभाओं के सदस्य? तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? संसद के दोनों हाउस के जो मेंबर होते हैं वह उपराष्ट्रपति को वोटिंग करते हैं। नेक्स्ट है, भारत में नीति आयोग का गठन कब किया गया? आपको पता है जो योजना आयोग था जिसकी स्थापना 1950 में किया गया था, उसी को 1 जनवरी 2015 को क्या कर दिया गया था? नीति आयोग के रूप में स्थापित कर दिया गया था। तो 1 जनवरी 2015 आप ध्यान रखेंगे, नीति आयोग बन गया ये। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति देता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को भी रिट जारी करने की शक्ति है और हाई कोर्ट को। सर ये रिट क्या होता है? मूल अधिकार होते हैं, अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ तो जब हम कोर्ट के पास जाते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे तो ये आर्टिकल नंबर 32 का प्रयोग करेगा और हमारा उपचार करेगा। जो हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ होगा उसको ठीक करने की कोशिश करेगा सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल नंबर 226 के तहत। क्लियर है? तो यहां पे पूछ रहा है हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय पूछ रहा है, तो ये 226 के तहत होगा। क्लियर? नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द को कहां शामिल किया गया है? अच्छा, न्याय को किस प्रकार शामिल किया गया है ये पूछ रहा है। यानी कि हमारी संविधान में जो न्याय है, न्याय का कॉन्सेप्ट है, ये किस तरीके से अपनाया गया है? क्या राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक, प्रस्तावना में पूछ रहा है, क्या राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक न्याय की बात कही गई है? क्या सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है? क्या आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक न्याय की बात कही गई है? क्या सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है? तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? इनमें से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग। तो इसका जो सही जवाब है, संवैधानिक निकाय का मतलब होता है कि संविधान द्वारा उसे स्थापित नहीं किया गया है, बल्कि इसको बाद में सरकार द्वारा स्थापित किया गया, संविधान द्वारा नहीं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आप देख रहे होंगे, किसी भी आर्टिकल में आपने मानवाधिकार के बारे में नहीं पढ़ा होगा, आर्टिकल में नहीं मिलता, ये स्थापित है, ये संविधान के लिए काम करता है, लेकिन संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। वित्त आयोग आर्टिकल नंबर 280 में इसका उल्लेख है। संघ लोक सेवा आयोग आपको पता होगा, जो यूपीएससी है, जो यूपीएससी है दोस्तों, इसका जो उल्लेख हुआ है ये 324 में। अभी मैंने पीछे 324 क्या बता दिया था आपको? निर्वाचन आयोग बता दिया था क्या? ये यूपीएससी है ना, तो ये 315 में है, यूपीएससी 315 में है, ठीक है। और जो निर्वाचन आयोग है ये 324 में है, निर्वाचन आयोग 324 में है, सही है। आगे बढ़ते हैं। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? ये क्या कह रहा है आपसे? संविधान संशोधन करने की जो प्रक्रिया है किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल है 368 और ये कहां से लिया गया है? ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है, यानी कि बजट से संबंधित है? वार्षिक वित्तीय विवरण को ही बजट कहते हैं, शॉर्टकट में इसी को क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। तो किस आर्टिकल में बजट की बात है? दोस्तों आर्टिकल नंबर जो 112 है इसमें बजट की बात बताई गई है। और बजट को संसद में, लोकसभा में प्रस्तुत कौन करता है? हमारी जो वित्त मंत्री होते हैं वही। अच्छा, 111 में क्या है? तो इसमें बताया गया है कि जब राष्ट्रपति के पास कोई प्रस्ताव संसद से पास होकर के आता है तो उसके बाद राष्ट्रपति का जो फैसला होता है वही आर्टिकल नंबर 111 के तहत उसे ये अधिकार है कि या तो वो उसको मना कर दे, या तो पास कर दे, या तो पुनर्विचार के लिए भेजे। तो ये 111 में बताया गया है, ठीक है। विधेयकों पर राष्ट्रपति की मर्जी है ना, राष्ट्रपति का
जो निष्कर्ष होता है वो 111 में है। 110 में है धन विधेयक की परिभाषा है। 112 में जो है वो वित्तीय विवरण है या वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट है। और 120 में है संसद की भाषा, संसद में प्रयुक्त होने वाली कौन कौन सी भाषाएं हैं उसकी चर्चा आर्टिकल नंबर 120 में बताया गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट करने वाला क्वेश्चन है, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है ये आर्टिकल नंबर 123 में है। ठीक है, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। 124 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट का गठन, सुप्रीम कोर्ट का गठन 124। 143 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रपति को सलाह देना 143 में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। भारत में विधानसभा का कार्यकाल सामान्य रूप से कितने वर्ष का होता है? ये क्या कह रहा है? विधानसभा का कार्यकाल, विधानसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। लेकिन वहीं पर विधान परिषद पूछ लिया जाता कि विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है, तो दोस्तों विधान परिषद का कार्यकाल कोई फिक्स नहीं होता, बल्कि वो अनिश्चित चलता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल पूछता तो हम 6 वर्ष बताते, लेकिन यहाँ पे विधानसभा पूछे या विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछे, हम बताएंगे 5 वर्ष। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? वह आर्टिकल आपको बताना है जो संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। और संपत्ति का अधिकार अभी कैसा अधिकार है? यह एक कानूनी अधिकार है। क्लियर है, कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार। और यह कहां पर है? अनुच्छेद 300A में है। पहले कहां पर था? तो पहले ये दोस्तों संपत्ति का अधिकार एक तो 19 के F में था, 19 के F में, 19 के पहले क्लॉज के F में था, और दूसरा आर्टिकल नंबर 31 में था। तो ये 2 जगहों पर था। और ध्यान रखना है आपको, ध्यान क्या रखना है कि इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 में यहां से शिफ्ट कर दिया गया। नेक्स्ट है नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान कहां से लिया गया है? जो इमरजेंसी का प्रावधान है वह दोस्तों जर्मनी के संविधान से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में सहकारी समितियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान की संशोधन द्वारा जोड़ा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं दूसरी बार बता रहा हूं आपको, आप याद कर लेंगे, 97वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति की बात होगी दोस्तों तो ये कौन करेगा? राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के तहत करता है? आर्टिकल नंबर 155। तो 55 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। और राज्यपाल जो राज्यों में गवर्नर होते हैं, जो राज्यपाल होते हैं, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य से संबंधित नहीं है? कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? क्या संविधान का पालन करना मौलिक कर्तव्य है? क्या मतदान करना मौलिक कर्तव्य है? क्या राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना मौलिक कर्तव्य है? क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना मौलिक कर्तव्य है? तो इनमें से 3 तो हैं लेकिन एक नहीं है, और वही आपको पहचानना है कि कौन सा एक नहीं है। तो दोस्तों आप पहचान गए होंगे, जो मतदान करना है, जो वोटिंग करने की बात है, ये हमारा कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। लेकिन हाँ, देश में एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे हमें वोटिंग करना चाहिए। लेकिन संविधान में कहीं भी इसको कर्तव्य नहीं बताया गया। हालांकि जो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश थी उसमें मतदान करने की बात भी कही गई थी, लेकिन सरकार ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। कई सारे विद्वान कहते हैं कि मतदान करना भी हमारा एक मौलिक कर्तव्य होना चाहिए, संविधान में जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में सामान्यतः संसद का सत्र कितनी बार होता है? तो सामान्यतः शब्द यहाँ यूज किया गया है। सामान्यतः आपसे पूछ रहा है, यानी कि कंपलसरी नहीं है, जनरली पूछ रहा है आपसे। तो जनरली जो होता है दोस्तों वो 3 बार होता है ना। 3 बार कब होता है? एक बजट सत्र होता है, बजट सत्र होता है, वर्ष का सबसे पहला जो सत्र होता है बजट सत्र होता है फरवरी मार्च में। फिर होता है मानसून सत्र जुलाई अगस्त में। और फिर होता है जो शीतकालीन सत्र होता है दिसंबर में, शीतकालीन सत्र। ठीक है, तो ये 3 सत्र सामान्यतः होते हैं, लेकिन इन सत्रों की चर्चा संविधान में नहीं की गई है, बल्कि आर्टिकल नंबर 85 में केवल इतना बताया गया है कि भाई राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुला लेगा। और कब बुला लेगा? कि जब भी सत्र का अंतिम बैठक का जो मतलब इसके पीछे जो बैठक हुआ होगा और जो अगली बैठक होगी, इसके बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। बस राष्ट्रपति ये ध्यान रखेगा। तो वर्ष में मिनिमम 2 होने चाहिए संविधान के अकॉर्डिंग, लेकिन सामान्यतः कितने होते हैं? 3 होते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है? वह आर्टिकल जो केंद्र और राज्य के संबंधों से संबंधित है। अगर भाग पूछेगा तो भाग आपको याद हो गया होगा 11 भाग अगर पूछा जाएगा तो 11, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल पूछ रहा है तो अनुच्छेद, अच्छा यहाँ पे ये दोनों ही आ जाएंगे, ये दोनों ही सही है। लेकिन यहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाए केंद्र राज्य विधायी संबंध, क्या पूछ लिया जाए?
केंद्र राज्य विधायी संबंध। अगर विधायी संबंध पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 245 से 255 तक। इसमें केंद्र और राज्य के बारे में जो विधायी संबंध है, कानून बनाने की पावर है, उसको डिफाइन किया गया है कि भाई कैसे कैसे लेकर के चलना है, केंद्र और राज्य के बीच में झगड़ा ना हो, इस चीज को डिफाइन किया गया है। और यहां पर है कार्यपालिकीय संबंध। इनका कार्यपालिका संबंध कैसा होगा? कार्यपालिकीय संबंध जो होता है, कार्यपालिकीय संबंध ये किस में बताया गया है? 256 से 263 तक। इसके अलावा 264 से लेकर के ये सारे के सारे ये वित्तीय, ये क्या बताए गए हैं? ये वित्तीय संबंध बताए गए हैं, वित्तीय संबंध बताए गए हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे केंद्र राज्य संबंधों के बारे में ही है, लेकिन यहां पर अगर विधायी संबंध पूछता तो हम ये बताते हैं। क्लियर है? अगर कार्यपालिकी संबंध पूछता तो ये बताते हैं। इसके अलावा 264 से लेकर के और पूरे आर्टिकल नंबर 300 तक के जितने भी आर्टिकल हैं वो सब वित्तीय संबंधों की बात करते हैं। जैसे देखिए इसी में 280 में ही वित्त आयोग है जो संपत्ति का बंटवारा करता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो वित्तीय संबंध है। नेक्स्ट है, भारत में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? और यहाँ पे कहाँ रहा है? लोकसभा में। तो देखिए यहाँ पे भारत में पूछा हुआ है। अगर संविधान में पूछा होता तो हम 552 बताते, लेकिन ये भारत में पूछ रहा है कि कितने हो सकते हैं। तो अभी भारत में 550 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 550 हो सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत में संविधान का कौन सा भाग अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित है? अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित भाग पूछ रहा है। क्या 9 है? क्या भाग नंबर 10 है? क्या भाग नंबर 11 है? या भाग नंबर 12 है? तो ये क्या कह रहा है कि भाग किस भाग में है? तो भाग नंबर जो 10 है दोस्तों भाग नंबर जो 10 है वो अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के गठन से संबंधित है? यानी कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ऐसी बात बताई गई है आर्टिकल नंबर 74 में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? तो पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल आप पता होगा कि आपको कि 1962 में जब चीन ने आक्रमण किया था। भारतीय संविधान में मूल ढांचा का सिद्धांत को किस मामले में और स्पष्ट किया गया? देखिए पहली बार तो केशवानंद भारती केस में किया गया था, लेकिन और अच्छे से इसको डिफाइन किया गया मिनर्वा मिल्स केस में। लेकिन यहां पर जब केशवानंद भारती केस है तो अब केशवानंद भारती केस को ही बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान करता है? सर अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं? आपको पता होगा कि संविधान की जो 7वीं सूची है, कौन सी सूची? 7वीं सूची। तो जो 7वीं सूची है इसमें 3 तरह के लिस्ट है। सबसे पहले तो है संघ सूची, जिसे हम लोग केंद्र सूची कहते हैं, संघ सूची। फिर दूसरी सूची है राज्य सूची। कौन सी सूची है? राज्य सूची। और तीसरी है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, है ना। और इनमें विषयों का बंटवारा किया गया है। इनमें विषय दिए गए हैं कि भाई इन विषयों पर केवल केंद्र कानून बनाएगा, इन विषयों पर केवल राज्य कानून बनाएगा, और इन विषयों पर दोनों ही कानून बनाएंगे। यहां तक बात समझ आ गई? संविधान बनाने वाले जितने भी विषय सोच सकते थे, ढूंढ सकते थे, इकट्ठा कर सकते हैं, उन सबको ढूंढ करके इकट्ठा करके उन्होंने बिल्कुल बांट दिया ताकि केंद्र और राज्य के मध्य लड़ाई न हो। लेकिन वो जानते थे कि वो सर्वज्ञ नहीं है और भविष्य में ऐसे भी विषय हो सकते हैं जो इस लिस्ट में न मौजूद हो, जैसे कि इंटरनेट। उस टाइम इस विषय में कहीं पर कोई चर्चा ही नहीं थी, इंटरनेट बाद में आ गया, साइबर क्राइम बाद में आ गया। तो वे विषय जो या तो इस लिस्ट में छूट गए हैं या भविष्य में उत्पन्न होंगे, तो ऐसे विषयों को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे विषयों को कहा जाता है अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। और इन अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो किसको दिया गया है? केंद्र को दिया गया है। किसको दिया गया है? केंद्र को दिया गया है। तो ये पूछ रहा है कि किस आर्टिकल के तहत ये कहा गया है कि जो अवशिष्ट विषय हैं, यानी जो 7वीं सूची में शामिल नहीं है, ऐसे विषयों पर केंद्र कानून बनाएगा। ये बात किस आर्टिकल में कही गई है? तो ये दोस्तों आर्टिकल नंबर 248 में कही गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 7वीं सूची की बात किस आर्टिकल में है? 7वीं सूची की बात किस आर्टिकल में है? तो 246 में है 7वीं सूची। नेक्स्ट है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनके रिटायरमेंट की एज आपसे पूछ रहा है, तो ये कितना होता है? 65। 65 वर्ष की आयु में सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर हो जाता है। लेकिन वहीं पर हाई कोर्ट की जज की बात होती तो हम कितना बताते? 62 बताते हैं। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव कितने
वर्षों में होता है, यानी कि जो पंचायती चुनाव होते हैं वो कितने टाइम पर होते हैं। तो हम सबको पता होगा कि ये 5 वर्ष पे होते हैं, लेकिन यहीं पर बात होता कि पंचायती चुनाव किस वर्ष की आयु में हम लड़ सकते हैं। तो ये 21 वर्ष की आयु में हम लोग चुनाव लड़ सकते हैं पंचायत का, कम से कम 21 होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। तो दोस्तों संपत्ति का अधिकार ये 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको हटा दिया गया था। नेक्स्ट है, भारत में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में कौन शामिल होता है। तो यहां पर देखिए उपराष्ट्रपति को हटाने में कौन शामिल होता है। अगर ये होता कि कौन हटाता है तो हम बताते राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा में ही प्रस्ताव आएगा और राज्यसभा ही उसे पास करेगा। लेकिन ध्यान रखना है कि लोकसभा का अनुमोदन जरूरी होता है। बिना लोकसभा के अनुमोदन के राज्यसभा पास करती है, राज्यसभा ही हटाती है। अब राज्यसभा ही बताएंगे, लेकिन लोकसभा का अनुमोदन भी आवश्यक होता है। और यहां पे बात की गई है कौन हटाता है, नहीं कौन शामिल होता है। तो दोस्तों ये दोनों के दोनों शामिल होते हैं, यानी कि संसद के दोनों हाउस जो है वो शामिल होते हैं। आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। भारत में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आपसे पूछ रहा है, तो क्या 335 में, 338 में, 340 में, 342 में। तो दोस्तों जो आर्टिकल नंबर 338, यहाँ पे 338 ए होना चाहिए, ठीक है। 338 में तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है। 338 ए में ही जो है ये अनुसूचित जाति आयोग की बात है ना, तो ये 338 ए में है दोस्तों, ठीक है। और 338 बी में पिछड़ा वर्ग आयोग का बात है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के पद का प्रावधान करता है कि भारत में हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। ऐसी बात किस आर्टिकल में कही गई है। तो हर राज्य में राज्यपाल होगा, ऐसी बात आर्टिकल नंबर 153 में कहा गया है। लेकिन राज्यपाल के नियुक्ति की बात आर्टिकल नंबर 155 में। इन दोनों में स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन होता है। राज्यपाल का पद होगा मतलब कि भारत के हर राज्य में एक राज्यपाल होगा, हो सकता है वही राज्यपाल दूसरे राज्य का भी हो। मतलब कहने का मतलब यह कि एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, लेकिन 2 व्यक्ति एक ही राज्य में राज्यपाल एक साथ नहीं रह सकते। क्लियर है, हर राज्य में एक ही राज्यपाल होगा, लेकिन एक व्यक्ति एक से अलावा भी दूसरे राज्य में राज्यपाल हो सकता है। कंपलसरी है कि एक राज्य में एक राज्यपाल होना जरूरी है। क्लियर है। अब ये बात किस आर्टिकल में कही गई कि हर राज्य में एक राज्यपाल होगा, तो ये 153 में कहा गया है। लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ये 155 में बताया गया है। तो राज्यपाल की नियुक्ति की बात होगी तो 155, और राज्यपाल के पद की बात होगी तो 153। और इसमें स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, लेकिन आपको नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता आपसे पूछ रहा है किसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है। शक्ति के पृथक्करण के द्वारा, मौलिक अधिकार के द्वारा, नीति निर्देशक तत्व के द्वारा, मौलिक कर्तव्य के द्वारा। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है। तो इसमें जो नीति निर्देशक तत्व है ना, नीति निर्देशक तत्व है, यहां पर भी एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 50, यहां पर भी न्यायपालिका की बात कही गई है। लेकिन देखिए नीति निर्देशक तत्व मानना कंपलसरी नहीं है, ये वाद योग्य नहीं है, इसलिए इसका बहुत विशेष महत्व नहीं रह जाता जब यहां पर ये होता, जब और ऑप्शन नहीं होते। लेकिन यहाँ पे शक्ति का पृथक्करण दिया हुआ है तो हम ये मान लेंगे कि ये इसमें शामिल है। तो शक्ति का पृथक्करण का मतलब ये होता है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों बिल्कुल अलग अलग रहेंगे। तो इसमें ये शामिल ही है जो इसमें बात कही गई है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। तो शक्ति का पृथक्करण ही इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय गैर संवैधानिक है। गैर संवैधानिक का मतलब होता है जिसकी चर्चा संविधान में नहीं की गई है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग गैर संवैधानिक है, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग। दोस्तों इसमें जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की चर्चा हमारे संविधान में कहीं नहीं की गई है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आपको पता है कि 338 में की गई है। जो संघ लोक सेवा आयोग है इसकी चर्चा 315 में की गई है। जो वित्त आयोग है 280 में की गई है। तो आप सबको पता होगा। नेक्स्ट है, भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है। तो लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है। लोकसभा का विघटन हमेशा कौन करेगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा और मंत्रिपरिषद की सलाह होगी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का निवारण करता है, यानी छुआछूत उन्मूलन करता है। तो ये 17 करता है। जो 16 है ये सरकारी नौकरियों में बराबरी की बात करता है। जो 18 है ये उपाधियों के अंत की बात करता है। और जो 23 है ये मानव दुर्व्यापार पर निषेध लगाता है। नेक्स्ट है, भारत में किसी राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। भारत में किसी राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, विधानसभाओं में,
विधानसभाओं में मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, तो 500, और यहीं पर मिनिमम पूछता तो हम कितना बताते हैं, 60 बताते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को किस अनुसूची में परिभाषित किया गया है? संघीय ढांचे, संघीय ढांचा का मतलब जो केंद्र लेवल पे और राज्य लेवल पे, तो ये संघीय ढांचा हमारा है, ये किस केस में कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा कि भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है? तो ये संघीय ढांचे किस अनुसूची में, केस में नहीं पूछ रहा है, अनुसूची में पूछ रहा है, तो 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बिल्कुल स्पष्ट बंटवारा है, विषयों का बंटवारा है। क्लियर है? 7वीं अनुसूची। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है? अगर किसी व्यक्ति को दोषी पाया जाता है तो उसके क्या क्या अधिकार होंगे, ये किस आर्टिकल में बताया गया है? तो ये आर्टिकल नंबर 20 में बताया गया है। ठीक है, अपराध सिद्धि के संबंध, अपराध के संबंध में, जो गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण की बात होगी तो आप 22 बताएंगे, लेकिन यहां पर होगा 20। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है तो 20। भारत में दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून किस संशोधन द्वारा लागू किया गया? तो ये 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा इसको लागू किया गया। नेक्स्ट है, भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया कैसी है? जो हमारे निर्वाचन आयोग की बात है उसको हटाने की बात है, निर्वाचन आयोग, तो निर्वाचन आयोग के मेंबरों को या उसके अध्यक्ष को हटाने की बात है। तो ये वैसे ही है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया ही उन पर भी लागू होती है। भारत में संविधान की 9वीं अनुसूची का उद्देश्य क्या है? भाषाओं की सूची है ये, कानूनों को न्यायिक समीक्षा से संरक्षण देना है, पंचायती राज संस्थाएं हैं, केंद्र राज्य संबंध है। तो इसमें कानूनों को संरक्षण दिया गया है, यानी इनमें बनाए गए वे कानून होंगे जो न्यायपालिका में सुनवाई नहीं हो सकती। हालांकि न्यायपालिका ने इसको कह दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम भाई हर चीज की सुनवाई करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों से संबंधित है? अल्पसंख्यकों के, यहाँ पे क्या कह रहा है, अल्पसंख्यक जो हमारे देश में है ना, इनके कल्चर को और इनके एजुकेशन के अधिकार को संरक्षित करता है। तो ये आर्टिकल नंबर 29 और 30 में बताया गया है। नेक्स्ट है, भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 280 के तहत। ठीक है, 280 के तहत। और ये कितने वर्षों पर होता है? 5 वर्षों पर होता है। पहली बार कब गठित किया गया था? 1951 में गठित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन वस्तु सेवा कर जीएसटी से संबंधित है? तो जीएसटी से संबंधित कौन सा संशोधन है? ये 101वां संविधान संशोधन है जो जीएसटी से संबंधित है, याद कर लेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, भारत में संविधान का कौन सा भाग संघ शासित प्रदेशों से संबंधित है? यूटी से संबंधित है। भाग नंबर जो 6 है ये राज्य सरकारों से संबंधित है, राज्य सरकार से संबंधित है। ठीक है, भाग नंबर 7 जो है ये डिलीट हो चुका है, ये क्या हो चुका है? निसरित है, ये निसरित है, यानी कि डिलीट हो गया है। ठीक है, और भाग नंबर जो 8 है इसी में यूटी की बात की गई है, केंद्र शासित प्रदेश की बात की गई है, तो इसको भी याद कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को विधेयकों को पुनर्विचार के लिए वापस करने की शक्ति देता है? यानी कि राष्ट्रपति के पास अगर कोई प्रस्ताव आता है, कोई विधेयक आता है संसद से पास होकर के, तो वो उसको मना भी कर सकता है या उसको पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है। किस आर्टिकल के तहत? तो अभी मैंने आपको बताया था कि 111 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है, 123 में उसके अध्यादेश की शक्ति है, 143 में सलाह लेने की बात है, और 200 में राज्यपाल का है, राज्यपाल की जो शक्ति है ना। जैसे भाई 111 में संसद के विधेयक पर, संसद के द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति डिसीजन लेता है, ऐसे ही जो विधानमंडल है, विधानमंडल, तो विधानमंडल के विधेयक पर राज्यपाल डिसीजन लेता है। कौन लेता है? राज्यपाल। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 200 के तहत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से संबंधित है? यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 352 के तहत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों के अनुसार सही उत्तर का चयन करें। तो 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक सही है। भारत का राष्ट्रपति संसद का एक भाग है, भारत का राष्ट्रपति संसद का एक भाग है, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति केवल लोकसभा को भंग कर सकता है, राष्ट्रपति केवल और केवल लोकसभा को ही भंग कर सकता है, क्या राज्यसभा को नहीं भंग कर सकता? तो इनमें से दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल पूरी तरीके से सही है दोस्तों, और आपसे सही पूछा हुआ है तो दोनों ही सही है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद की नियुक्ति से संबंधित है? तो मंत्री परिषद की जो नियुक्ति की बात है वो आर्टिकल नंबर 75 में है। और कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री के सलाह पर। निम्नलिखित कथनों के अनुसार सही उत्तर का चयन करें। तो दो स्टेटमेंट यहां पे दिया हुआ है। पंचायतों की व्यवस्था संविधान में 73वें संशोधन द्वारा की गई, तो ये स्टेटमेंट सही है। यह संशोधन भाग 9 और अनुसूची 11 को संविधान में जोड़ता है। यह संशोधन भाग 9, यहां पे देखिए 9 लिखा हुआ है, अगर ये 9A होता तब उसमें हम लोग क्या करते, मान लेते ना। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। तो इस हिसाब से दोस्तों कौन सा एक सही है? तो केवल कथन एक सही है, क्योंकि यहाँ पे 9A जोड़ा गया था, 9 नहीं जोड़ा गया था। 9 तो पहले से ही था। क्लियर है? यह संशोधन भाग 9 और अनुसूची 11 को संविधान में जोड़ता है। भाग 9 ये कह रहा है 9 को ही जोड़ता है, तो 9 को क्यों जोड़ेगा? 9 तो पहले से ही था। नेक्स्ट है, भारत में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? उपराष्ट्रपति को हटाने की बात किस आर्टिकल में है? क्या 61 में है? क्या 67 में है? क्या 72 में है? क्या 124 में है? तो 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है, 67 में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है, और यही आपसे पूछा हुआ है तो यही सही होगा। 72 में क्या है? राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति है, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति है। और 124 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात है। भारत में मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा दोस्तों? ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद की सामूहिक जिम्मेदारी से संबंधित है? तो राष्ट्रपति देखिए जो मंत्री परिषद है ना, मंत्री परिषद अगर पूछा जाएगा व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जवाबदेह है? व्यक्तिगत रूप से। और दूसरा शब्द होता है सामूहिक रूप से। जो मंत्री परिषद है वह सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह है? तो व्यक्तिगत रूप से अगर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह है, और सामूहिक रूप से पूछा जाएगा तो आप बताएंगे लोकसभा के प्रति जवाबदेह है, लोकसभा के प्रति। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल नंबर जो होता है दोस्तों 75, आप ध्यान रखेंगे 75 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों के अनुसार सही उत्तर का चयन करें। तो दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्या कथन एक सही है? क्या कथन दो सही है? दोनों ही सही है? दोनों ही गलत है? तो दोस्तों यहां पर सही जवाब क्या है? दोनों ही सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संघीय ढांचा, जो संघीय ढांचा है को मजबूत करने वाला सिद्धांत किस मामले में स्थापित हुआ? यानी कि भारत एक संघात्मक व्यवस्था है, किस केस में ऐसा कहा गया था? तो क्या गोलकनाथ केस में, केशवानंद भारती केस में, एसआर बोम्मई केस में, मिनर्वा मिल्स वाले मामले में? तो इसका जो सही जवाब है एसआर बोम्मई, और ये कब हुआ था? 1994। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारत एक संघात्मक व्यवस्था है और भाई केंद्र द्वारा जबरदस्ती राज्यों को बर्खास्त नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों के अनुसार सही उत्तर का चयन करें। तो दो स्टेटमेंट यहां पे फिर से हैं। राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है, राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। संविधान द्वारा राज्यपाल को यह अधिकार स्वतंत्र रूप से दिया गया है। तो क्या ये दोनों के दोनों उत्तर सही हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना है आपको कि यहां पर जो दूसरा स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है? क्योंकि राज्यपाल पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं है, बल्कि वह मंत्री परिषद के सलाह पर ऐसा काम करता है, या ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं तब वो भंग करता है। पूरी तरीके से उसको ऐसा आर्टिकल में स्वतंत्र उसे ये पावर नहीं है कि नहीं भाई तुम विधानसभा को कभी भी भंग कर दोगे। तो पहला स्टेटमेंट सही है लेकिन दूसरा वाला है गलत, तो इसलिए केवल एक सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है? आपातकाल लगाता कौन है? तो आपातकाल की घोषणा करता है राष्ट्रपति। घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर? मैंने आपातकाल को लेकर के, इमरजेंसी को लेकर के बिल्कुल अच्छे से पूरा प्रॉपर मैंने क्लास बनाया हुआ है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस क्लास को जाकर के देख सकते हैं, आपको बहुत फायदा होगा। और इमरजेंसी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मैंने जल्दी ही एक वीडियो अपलोड किया है इमरजेंसी को लेकर के, तो आप देख सकते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को किसके द्वारा अनुमोदित करना होता है? तो पहले इमरजेंसी को लगाता कौन है? राष्ट्रपति लगाता है। अब ये सवाल ये कि किसके सलाह पर? तो मंत्रिमंडल के, मंत्री परिषद नहीं है, मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर, लिखित सलाह पर। फिर जब राष्ट्रपति
आपातकाल लगा देता है तो संसद द्वारा अनुमोदन करना होता है, संसद में उसे पास करना होता है कि भाई हमने इमरजेंसी लगा दिया है। तो वही पूछ रहा है कि किसके द्वारा, तो संसद के दोनों हाउस के द्वारा उसे अनुमोदित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों के अनुसार सही उत्तर का चयन करें। दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है राज्यसभा स्थायी सदन है और कभी भी भंग नहीं होती, और दूसरा है कि राज्यसभा में सभी सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। और आपसे पूछ रहा है कि कौन सा एक सही है। केवल कथन एक सही है, केवल कथन दो सही है, दोनों ही सही है, दोनों ही गलत है। और इसका सही जवाब क्या है, दोनों ही सही है। ठीक है, स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होती। भारत में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता तब कौन करता है, जब लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित हो। जब ज्वाइंट सिटिंग होती है, इसमें अगर अध्यक्ष नहीं है, अनुपस्थित नहीं है, तो इस टाइम इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, यही क्वेश्चन है। तो ये लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होगा वो करेगा। अगर उपाध्यक्ष भी नहीं होगा तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा, लेकिन सभापति किसी भी कंडीशन में नहीं करेगा। नेक्स्ट है, भारत में उच्च न्यायालय की बात है कि न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है। तो हाई कोर्ट के जजों का जो कार्यकाल होता है वो 62 वर्ष होता है, 62 वर्ष। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का पूछता तो हम बताते 65 वर्ष। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों के अनुसार सही का चयन करें। तो दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है संविधान की प्रस्तावना को न्यायपालिका द्वारा लागू किया जा सकता है। संविधान की प्रस्तावना को न्यायपालिका द्वारा लागू किया जा सकता है। और दूसरा है प्रस्तावना संविधान का भाग है, यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा केशवानंद भारती केस में स्थापित किया गया। तो दोस्तों ये वाला है रॉन्ग और ये वाला है बिल्कुल सही। क्लियर है, ये बात तो सही है कि प्रस्तावना को केशवानंद भारती केस में संविधान का अंग माना गया, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई ये स्थापित है, ये संविधान का पार्ट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसको लागू नहीं कर सकती। प्रस्तावना संविधान का भाग होते हुए भी वाद योग्य नहीं है। क्लियर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, केवल स्टेटमेंट जो दूसरा है यही हमारा सही है। नेक्स्ट है, भारत में लोकसभा के सत्रों की संख्या प्रतिवर्ष न्यूनतम कितनी है। तो आर्टिकल नंबर 85 में कहा गया है कि एक वर्ष में जो राष्ट्रपति है वह 2 सदनों का जो अवधि है वो 6 महीने से ज्यादा नहीं रखेगा। तो 6 महीने से ज्यादा नहीं रखेगा, इस हिसाब से तो वर्ष में कम से कम 2 हो सकते हैं। क्लियर है, लेकिन सामान्यतः 3 होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। यानी कि वह आर्टिकल आपको बताना है जो सुप्रीम कोर्ट को सलाहकारी भूमिका में रखता है। तो आर्टिकल नंबर जो 143 है यह सुप्रीम कोर्ट को सलाह देने की बात कहता है। 131 में क्या है, 131 इसका मूल क्षेत्राधिकार कहलाता है। सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार इसमें है क्या, इसमें कहा गया कि जो केंद्र एवं राज्य के बीच के झगड़े होंगे या राज्य एवं राज्य के बीच के झगड़े होंगे, इनको कौन सुलझाएगा, तो इनको सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा, कोई राज्य का हाई कोर्ट नहीं देखेगा। तो ये इसका मूल क्षेत्राधिकार कहलाता है, जो आर्टिकल नंबर 31 है। आर्टिकल नंबर जो 36 है ये कहता है, ये इसे अपीलीय क्षेत्राधिकार कहते हैं। हमारे देश के किसी भी कोर्ट का कोई भी केस हो, किसी भी कोर्ट का कोई भी केस हो, सुप्रीम कोर्ट उसे बदल सकता है, अपने पास मंगा सकता है, उसमें डिसीजन बदल सकता है। ये आर्टिकल नंबर 136 में कहा गया है। तो ये इसका अपीलीय क्षेत्राधिकार है और ये इसका मूल क्षेत्राधिकार है 131, और ये इसका सलाहकारी क्षेत्राधिकार है। और 226 में हाई कोर्ट का, जो हाई कोर्ट के द्वारा वो रिट जारी किया जाता है, उसकी बात है। निम्नलिखित कथनों के अनुसार सही का चयन करें। 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति अनुच्छेद 72 में वर्णित है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति 72 में दिया हुआ है। राज्यपाल को मृत्यु दंड के मामलों में क्षमा देने का अधिकार नहीं है। इन दोनों में से कौन सा सही है, क्या केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों ही सही है, दोनों ही गलत है। तो इसका जो सही जवाब है ये दोनों के दोनों ही बिल्कुल सही है। भारत में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्य कौन देखेगा। जब राष्ट्रपति नहीं है लेकिन उपराष्ट्रपति भी नहीं है या उपराष्ट्रपति का पद खाली है, कहने का मतलब यह कि जब दोनों ही नहीं है, इस मामले में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा। तो इसका जो सही जवाब है वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सर अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं हुआ तब तो सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम जज होगा वो करेगा, लेकिन मुख्य न्यायाधीश। और किया भी है, एम हिदायतुल्लाह ये एकमात्र न्यायाधीश थे जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। निम्नलिखित कथनों के अनुसार सही उत्तर का चयन करना है आपको। 2 स्टेटमेंट यहां भी दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट है कि लोकसभा में धन विधेयक राज्यसभा की सहमति के बिना पारित नहीं किया जा सकता। लोकसभा में जो धन विधेयक होता है वह राज्यसभा की सहमति के बिना पारित नहीं होगा, यानी कि राज्यसभा की सहमति अनिवार्य है। और दूसरा है राज्यसभा को
धन विधेयक पर कोई मत देना नहीं होता। तो इनमें से आपको कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों गलत है। तो लोकसभा में धन विधेयक राज्यसभा की सहमति के बिना पारित किया जा सकता है? अच्छा, नहीं किया जा सकता है। लोकसभा में धन विधेयक राज्यसभा की सहमति के बिना पारित किया जा सकता है, ये बात सही है। राज्यसभा की सहमति हो या ना हो, लोकसभा में पारित किया जा सकता है। राज्यसभा को धन विधेयक पर कोई मत नहीं देना होता, मतलब अनिवार्य नहीं है उसका मत लेना ना। तो इस प्रकार ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? आपको सही सुमेलित बताना है। 73वां संविधान संशोधन नगर पालिका, 74वां संविधान संशोधन पंचायतें, 86वां संविधान संशोधन शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, 97वां संविधान संशोधन वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी। जो 97वां संविधान संशोधन है ये सहकारी समिति से संबंधित है, और जो वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी है ये 101वां संविधान संशोधन है। और इस प्रकार जो सही है वो क्या है? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? कौन है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, यानी राष्ट्रपति के अंडर में रहता है? प्रधानमंत्री, सभी केंद्रीय मंत्री, महान्यायवादी, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों के अनुसार सही उत्तर आप चयन करना है। दो स्टेटमेंट है। पहला है, संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठकें नहीं हो सकती। जब भी संविधान संशोधन की बात होगी तो उनकी ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती। और दूसरा है, राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। संविधान संशोधन को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तो एक सही है, दो सही है, दोनों ही सही है, दोनों ही गलत है। अगर आपने इस क्वेश्चन का जवाब अगर सही दिया है तो यकीन मानिए आपकी पॉलिटी सही है। अगर इसका जवाब नहीं है तो हाँ, ये है कि अभी थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। तो संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती, ये बात बिल्कुल सही है ना। कभी भी ज्वाइंट सिटिंग संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं होगा, हमेशा सामान्य विधेयक पर होता है। और दूसरा है, राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है? नहीं भेज सकता। अगर संविधान संशोधन विधेयक है तो राष्ट्रपति को सहमति देना अनिवार्य होता है। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमारा केवल और केवल पहला स्टेटमेंट सही है, जबकि दूसरा रॉन्ग है। किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? देखिए, ध्यान से सुनिए आप। केंद्र में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? केंद्र में। और राज्यों में मंत्रियों की, यहां पे मंत्रियों की बात हो रही है, मंत्रियों की अधिकतम और न्यूनतम सदस्य। तो यहां पे हो गया अधिकतम, और यहां पे हो गया न्यूनतम। क्लियर है? तो केंद्र में जो अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है वह लोकसभा का 15%, लोकसभा का 15% से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन न्यूनतम नहीं बताया गया है। न्यूनतम क्यों नहीं बताया गया है? क्योंकि जब 15% आएगा तो न्यूनतम वो मैनेज हो जाएगा। राज्य में क्या है, कुछ राज्यों के पास तो बहुत ही कम 40 या उससे भी कम मेंबर हो सकते हैं, है ना। संविधान में भले ही 60 बताया गया है, लेकिन अपवाद है कुछ राज्यों के। और अगर दोस्तों 15% आप निकालेंगे तो ये बहुत ही कम, 3-4 मंत्री बचेंगे। तो क्या केवल 3-4 मंत्री ही सारे काम कर सकते हैं? नहीं। तो इसलिए इनको न्यूनतम सदस्य संख्या भी बताया गया है। तो मंत्रियों की यहाँ पे विधानसभा की, मंत्री राज्यों में जो विधानसभा के मेंबर होंगे ना, उस राज्य में विधानसभा के जो मेंबर होंगे उनका 15% ये मैक्सिमम है। 15% से ज्यादा नहीं रखेंगे। लेकिन इनको न्यूनतम भी बताया गया है, न्यूनतम और मैक्सिमम। और न्यूनतम में लड़ाई होगी तो न्यूनतम को फॉलो करना आपको कम से कम। मतलब कहने का मतलब है कि विधानसभा का अगर 15% आप रखेंगे और वो 3-4 बैठ रहा है तो नहीं, न्यूनतम को आपको फॉलो करना है। और न्यूनतम है 12। किसी राज्य में 12 मंत्री होने ही चाहिए, 12 से कम नहीं हो सकते, 12 से कम हो ही नहीं सकते, है ना। 12 आपको रखने अनिवार्य हैं किसी भी राज्य में मंत्रियों के। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही पूछा है आपसे कि राज्यों में मंत्रियों की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 12। लेकिन केंद्र में न्यूनतम नहीं बताया गया है, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों के अनुसार सही उत्तर का चयन करें। दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की सूची भाग 3 में दी गई है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। मूल अधिकार संसद द्वारा हटाए नहीं जा सकते, संसद द्वारा हटाए नहीं जा सकते। और इसमें बताना आपको कि केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों ही सही है, दोनों ही गलत है। आप बताइए। और ये जवाब तो अपेक्षित है आपसे कि आप देंगे ही देंगे। तो दोस्तों इसका जवाब आपको जरूर देना है। आप सोचिए। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की सूची भाग 3 में दी गई है, बिल्कुल सही बात है। मूल अधिकार संसद द्वारा हटाए नहीं जा सकते, हटाए जा सकते हैं, हटाए जा सकते हैं। लेकिन
हटाए तो जा सकते हैं और हटाया भी गया है, लेकिन न्यायपालिका अगर एग्री करेगी तभी हटाए जा सकते हैं। क्लियर है? तो इसमें क्या हो जाएगा कि केवल और केवल एक स्टेटमेंट सही है और दूसरा जो है वो गलत है। निम्नलिखित कथनों में से निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को आपातकाल के दौरान विशेष शक्तियां देता है? देश में जब इमरजेंसी लगी होती है तो आर्टिकल नंबर जो 250 है वो क्या कहता है? वो कहता है कि राज्य के सभी विषयों पर केंद्र द्वारा कानून बनाए जाएंगे। राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र कानून बनाता है, ये 250 कहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और हमारा आखिरी क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? और इसका जवाब बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, जवाब इसका जरूर देना दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं यह क्लास आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा, और अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो निश्चित तौर पे आपको बहुत ज्यादा लाभ भी मिला होगा। और आपको ये क्लास सच में पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।